और आगे जाकर के पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गए, पीएचडी भी हो गए, डीलिट भी हो गए। लेकिन जो समाज विज्ञान से जो किए लोग हैं उनको विज्ञान का समझ नहीं होता। जो विज्ञान विषयों से लेकर के आगे बढ़े हैं उनको समाज विज्ञान के, साहित्य के, कला के, इन सब चीज़ों का ज्ञान, बहुत थोड़ा ज्ञान, बहुत छिछला ज्ञान, बहुत ऐसे झिलमिलाता हुआ जो ज्ञान है वो कभी कभी किसी से सुन लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको पथ भ्रष्ट होने में बहुत समय नहीं लगता है, बड़ा रास्ता वो विचलित हो सकता है। सोशल मीडिया का जमाना है, समाज व्यवस्था, देश, धर्म, रिलीजन, संप्रदाय, इसके बारे में कितनी सूचनाएं आती हैं कि कभी कभी लगता है कि क्या यही सही तो नहीं। तो ये जो है राष्ट्र का निर्माण गड़बड़ हो सकता है। देश बहुत अच्छे रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोशल मीडिया पे रोक नहीं है, हम सब लोग उसी को मानने लगते हैं कि नहीं यही सही होगा। 20 स्रोतों से जब आ जाता है, 10 स्रोतों से आता है तो लगता है कि नहीं यही तो चल रहा है, यही सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ व्यक्ति को का रास्ता भटकने का तो है ही है। देश का जो निर्माण जिसको हम लोग कहते हैं, एक अच्छे नागरिक से, एक सुसंपन्न विचारक नागरिक से बनना चाहिए। मानव एक संसाधन होता है, रिसोर्स होता है, और उसकी संसाधनता उसके ज्ञान से होता है। ज्ञान ही संपदा होती है, उसका विचार ही, दुनिया पे कहते हैं कि विचार ही शासन करते हैं। तो विचार यदि दूषित हुआ तो देश का जो रास्ता है, देश का जो मार्ग है, बनने का जो रास्ता है वो अवरुद्ध होगा, और निश्चित है कि कहीं ना कहीं वो उसका दुष्परिणाम मिलेगा। तो बहुत अच्छे। और एक चीज़ और है, एक कहानी मैं छोटी सी बता रहा हूँ, फिर मैं अपनी बात पर जारी करूँगा। जापान के लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, जर्मनी के लोग भी अपने देश को बहुत प्यार, उसके अंदर उन लोगों के अंदर बड़े अहंकार का भाव है कि हम देश के लिए जीते, देश के लिए, राष्ट्र के लिए करते। हमारे यहाँ ये सब बात थोड़ा सा कुछ कम सा दिखाई देता है, बहुत कम दिखता है। देश का अपने लिए सब कुछ लगता है कि सब अपने लिए होगा। अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, हम लगे रहते हैं। लगना भी चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ कि अभाव में जीवन जीना चाहिए, ये बात नहीं है। सुसंपन्न होना चाहिए, आर्थिक सशक्तिकरण भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र, देश प्रथम होना चाहिए। और वो ज्ञान कैसे मिलेगा? वो ज्ञान हम सभी तरह के ज्ञान से जब तक परिपूरित नहीं होंगे, हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने सामाजिक मूल्यों को, अपने पारिवारिक मूल्यों को जब तक हम अहम स्थान नहीं देंगे, तो निश्चित है कि हमारा जो सोच होगा वो वन डायमेंशनल होगा। हमको बहुआयामी बनाने के लिए शिक्षा नीति, हमको बहुआयामी बनना है। हमको सब तरह के, हम आज के ज्ञान के साथ साथ प्राचीन ज्ञान जो हमारा धरोहर है, उस ज्ञान के साथ भी हमको साथ में लेकर के चलना होगा। इसलिए कि वो प्राचीन ज्ञान बहुत ही बहुमूल्य था। जब एक समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो सिर्फ धन और संपन्नता के कारण नहीं, ज्ञान के कारण भी था। ज्ञान का भी जो गुरु कहते हैं कि विश्व गुरु हुआ करता था, उस विश्व गुरु को प्रतिस्थापित करने की आज जरूरत है। तो प्रतिस्थापना होगी कैसे? जब तक हम भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित नहीं करेंगे। हम यूनानी ज्ञान को, रोमन ज्ञान को ही ज्ञान सोच बैठे, जबकि हमारे यहाँ, मैं तो भूगोल का विद्यार्थी हूँ, भूगोल के विद्यार्थी में एक ज्योग्राफिकल थॉट का हमारा एक पेपर होता है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में जो शुरू होता है भूगोल का चिंतन, वो होमर के इलियड और ओडेसी से स्टार्ट होता है। साहित्य वाले भी जानते हैं, उनका भी ड्रामा है, शायद महाकाव्य है इलियड और ओडेसी। हमारा भौगोलिक ज्ञान भी कहते हैं कि यहीं से स्टार्ट। बड़ी हंसी आती है, क्या बताया उस किताब में कि कुछ बस्तियां थी, जबकि भूगोल में बस्तियों का अध्ययन होता है। कुछ बस्तियां थी, कुछ लोग थे, वो उनका भौगोलिक ज्ञान था, वहीं से उनका भौगोलिक ज्ञान। हम तो ब्रह्मांड का ज्ञान रखते थे उस समय, हम तो सूर्य सिद्धांत दे रहे थे उस समय, हमारे पास तो पूरे विश्व का सप्तद्वीप की कल्पना हम कर रहे थे। एक मुस्लिम एक ज्योग्राफर है, मुजफ्फर अली,
मुजफ्फर अली एक मुस्लिम जोग्राफर होकर के उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी किया, वो पुराणों का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ पुराना, उन्होंने अपना पीएचडी का जो थीसिस लिखा। वो किताब आज भी, मैं अभी पिछले 2-3 साल पहले मुझे वो मिला, किसी बुक फेयर में मिला, अंग्रेजी में है वो किताब, लेकिन उसके हिंदी के वर्जन भी बहुत सारे छप चुके हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ पुराना में मैंने देखा कि ये जो आज के 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीप जो पुराण काल में लिखे गए, सप्तद्वीप की जो कल्पना की गई थी, जम्बू द्वीप की जो आख्यान होते हैं, जम्बू द्वीप के बारे में जो बताया जाता है, वो पुराणों के काल में अस्तित्व में आ चुका है। और हम कहते हैं कि महाद्वीपों की खोज किसने की, तो कोलंबस ने की, किसने की तो वास्को डी गामा ने की, किसने की तो इनके नाम हम कैप्टन कुक ने की, मैगेलन ने की। यही हम भूले हुए, क्योंकि 1400 में किया, 1492 में किया। क्या तमाशा है ये सब। तो कहने का ये है कि चाहे वो महाद्वीपों की खोज की बात हो, चाहे बड़े बड़े जितने द्वीपों की खोज की बात हो, तो कहने का है कि ज्ञात जो संसार था, उस समय का जो संसार, वो भी काफी ज्ञात संसार में गिना जाता है। उस समय का भी जो क्षेत्र था वो रीजन में बटा हुआ था। उस समय के भी पर्वतमालाएं सब ज्ञात थी। उस समय की भी जो ऋतुएं थी वो सबको पता था। उस समय के जो क्लाइमेटोलॉजी था, उस समय का जो जियोमॉर्फोलॉजी था, वो भी सबको जानकारी। तो आशय ये है कि उस समय के लोग धर्म गुरु लोग कहते थे, ऋषि लोग कहते थे, इसलिए हमारे ज्ञान को सेकेंडरी पे दे दिया कि सिस्टमेटिक नहीं है। विज्ञान का सबसे पहला गुण होता है सिस्टमेटिक। किसी भी विज्ञान, किसी भी विषय को विज्ञान कहने के लिए उसका सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है, क्रमबद्ध होना बहुत जरूरी है, साक्ष्यों पर आधारित होना बहुत जरूरी है। टेस्ट करके हम देखते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट करके, तो कहते हैं कि हाँ ये वैज्ञानिक है। तो विज्ञान तो समाज विज्ञान में भी विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। विज्ञान तो भौतिक विज्ञानों के सारे विषय हैं, उसमें भी विज्ञान जुड़ा हुआ है। तो आशय ये है कि विज्ञान क्या, हमारे कालिदास ने भले साहित्य लिखा तो होमर और इलियड और ओडेसी से कम था क्या वो, जिन्होंने बादलों की यात्राएं करा करके बताया, रास्ता बताया, एक बहुत बड़े मार्ग को उन्होंने दर्शाया अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में या कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं। तो आशय ये है कि जो नॉलेज है, पुराना कह करके या इस तरह से कह करके कि नहीं ये तो बहुत पुरानी चीज है, ये तो ढकोसला है, मंत्रों में क्या रखा हुआ है, ये श्लोक में क्या रखा हुआ है। लेकिन उस समय की भाषा यही भाषा है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो जो भाषा हमारी थी, संस्कृत की जो भाषा थी, उसी में सारी चीजें लिखी गई। चाहे महाकाव्य लिखे गए, चाहे साहित्य लिखी गई, चाहे हमारे गणित लिखे गए, गणितों के सूत्र बताए गए, वैदिक गणित का जो सूत्र आया, तो जिस तरह से भी आया, कहने का मतलब ये है कि वो कहीं से भी अवैज्ञानिक तो नहीं। तो अगर विज्ञान था तो आज हमको उस विज्ञान को समानांतर स्थापित कम से कम तो करने की जरूरत है। हम अपने अंदर ये भाव तो न लाएं कि हम बहुत बाद में जागृत हुए। ये बहुत सुनियोजित षड्यंत्र था। एक लेख में पढ़ रहा था कि रशिया के एक विद्वान यहाँ पे आया और उसने भारत में कहा कि यहाँ की जितनी संस्कृति, जितनी चीजें हैं, उसको खत्म करने के लिए कुछ प्लान बनाए हिंदुस्तान के कल्चर्स के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में दिमाग से हटाओ थोड़ा, नहीं तो इस अस्मिता को बनाए रखेंगे, इस गरिमा को बनाए रखेंगे, तो फिर भारत फिर से नहीं तो खड़ा हो जाएगा। तो हिंदुस्तान को खड़ा ना होने देने के पीछे जो साजिश थी, वो धीरे धीरे अब पर्दाफाश हो रहा है। और ये जो शिक्षा नीति अब जो आई है, इसमें इस तरह की पुस्तकें, इस तरह की रचनाएं, इस तरह के इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास चल रहा है। जो पाठ्यक्रम है उनको थोड़ा क्रमिक इस तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है कि हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे इस जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सनातन धर्म, कोई भी धर्म, सभी धर्मों में अच्छाई है। तो धर्म की जो चीज़ें होती है, क्योंकि धर्म हमेशा सदाचार ही सिखाती है, कोई भी हो, चाहे इस्लाम हो, ईसाइयत हो,
सनातन धर्म हो, कहीं किसी धर्म में ये नहीं कहा है कि मारकाट से स्टार्ट करो। वसुधैव कुटुंबकम हमारा दिया हुआ है, पंचशील के सिद्धांत हमारे दिए हुए हैं, सब कुछ तो हमारा दिया हुआ है, कहीं से कोई नया कुछ नहीं, सब पुराने हैं हमारे। तो आशय यह है कि जब इतने पुराने नियम, इतने पुराने सिद्धांत, इतने पुराने जो हमारे स्लोगन्स हैं, स्लोगन नहीं है, स्लोगन नहीं कहूँगा मैं उनको, मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, उनके होते हुए हमारे अंदर एक सांस्कृतिक गरिमा हमेशा रहनी चाहिए। और वो कब स्थापित होगा? जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, उन तिथियों के बारे में हम क्रमबद्धता नहीं दिखाएंगे, तब तक हमको वो चीज़ें, वो एहसास नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इतने व्याख्यान है, इतने आख्यान है, इतनी बातें हैं, भारतीय संस्कृति की जो विरासतें हैं, उसका कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम ये कह दें कि नहीं ये तो अवैज्ञानिक है, इसकी जानकारी अपूर्ण है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आशय यह है, बहुत बड़ा लेख मेरा नहीं है, लाया तो था बहुत सारा, बट सारांश सब यही है कि चूंकि भूगोल का विद्यार्थी था तो सारे उदाहरण मैं भूगोल के ही लेकर के आया था। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था मेरे पास, बट कोई बात नहीं है, नहीं ठीक है, कोई बात, उतना इंटेंस बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह के बिंदुओं पर आधारित है भौगोलिक ज्ञान का विकास, भौगोलिक जितने भी इन्वेंशन हैं, सुधार, जिसमें आविष्कार हैं, खोज है, चाहे वो पृथ्वी की उत्पत्ति की बात हो, चाहे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात हो, चाहे इनसे जुड़े हुए जितने भी सिद्धांत हैं हमारे यहाँ सब हैं, चाहे वराहमिहिर की बात हो, आर्यभट्ट की बात हो, जितने भी विद्वान हुए हैं गुप्त काल के, मौर्य काल के, आप पढ़िए उनके उठा करके। बहुत सारी किताबें हैं हमको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, पुरानी किताबें ना कहें उसको, उन किताबों को पढ़ने, अब तो पाठ्यक्रम में ही आने जा रहा है, अब तो पाठ्यक्रम में ही ये सारे कहीं ना कहीं आपको विज्ञान के विद्यार्थियों को भी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के तहत जो है आपको सोशल साइंस की बहुत सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। आपके विज्ञान के जो विद्यार्थी होंगे उनकी भी चीज़ों को सोशल साइंस वालों को पढ़ना होगा, मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। तो आशय ये है कि सबको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं पता होना चाहिए, वो भी सभी विषयों पे आधारित है। इसी क्या फिजिक्स, क्या मैथमेटिक्स, क्या इकोनॉमिक्स, क्या ज्योग्राफी, सब कुछ चाहिए। आज इंसान मल्टी डायमेंशनल चाहिए, लोगों को मल्टी डायमेंशन की जरूरत है, बहुआयामी व्यक्तित्व का होना चाहिए, बोलने की कुशलता, ज्ञान में कुशल, पटु, सभी विषयों पे समान अधिकार रखने वाला, विशेषज्ञता बनेगी लेकिन इस तरह से, लेकिन ज्ञान की एक जो सीमा है उस ज्ञान को रिजर्व करने की ताकत सभी में होनी चाहिए। तो एक ऐसा भारत बनाने का संकल्प है नई शिक्षा नीति, जो ऐसे युवा तैयार करें जो अपने संस्कृति पर अभिमान करें, अपने भारतवर्ष के अनुसंधान को ध्यान में रखें, समझे, अपने इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जाने, सभी चीज़ों को समझे। अच्छाई और बुराई तो इतिहास में सब जगह होता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि सभी का शासनकाल अच्छा होता है, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन हर शासनकाल में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं। उन अच्छाइयों को समझें और रिसर्च की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। उच्च शिक्षा में यह बहस का ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, इसलिए कि स्कूलों में यह बहस नहीं हो सकती है। जो उच्च शिक्षण जो संस्थान हैं, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, वहाँ के जो शिक्षक हैं, वो कुछ ना कुछ आपको लेक्चर के रूप में, सेमिनार के रूप में विषय इसी तरह के आवंटित करें और आपस में एक दूसरे से चर्चा करें। चर्चा के बहाने हम पढ़ेंगे और पढ़ करके निश्चित है कि अपने ज्ञान का तो विकास करेंगे और भी अपने आसपास के अपने साथियों का भी विकास करेंगे। छोटी सी बात की थी, इतनी बात कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।